Hi guys, so today we will be learning about theories of motivation, a very important topic for all the commerce and the management students for the UGC NET in commerce, for the UGC NET in management. And this is a topic which you will get, even if you're going for undergraduation or post graduation, MBA, MCOM, you will get this topic every time, and you should know that what is motivation and what are the theories of motivation. The first theory of motivation is Maslow theory of hierarchical needs. Now, Abraham Maslow in the year of 1943 gave theory of motivation where he listed five needs of a man. Five needs. द फर्स्ट नीड इज सबसे बेसिक सबसे उन्होंने ये बोला कि जब भी किसी की कोई भी इंसान है उसकी नीड इस तरीके से जाती है। सबसे पहले उसको चाहिए होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स कौन से होती हैं? रहने की जगह, खाना, एन एयर टू ब्रीथ, शेल्टर, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। सो ये उसकी बेसिक नीड्स होती है जिसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। जब उसकी ये वाली नीड्स पूरी हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, तो वो जाता है सेफ्टी नीड्स पे। जब उसको एक रहने की जगह मिल गई, खाना पीना सब मिल गया, उसके बाद वो क्या सोचता है कि मुझे कुछ अपनी पर्सनल, मेरी जो सिक्योरिटी है, मुझे एक जॉब चाहिए जिससे मैं कमा सकूं, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, रहने की जगह चाहिए। उसे हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। जब उसको ये सब मिल जाता है, उसके बाद उसकी एक नीड और अराइज होती है, वो होती है लव एंड बिलोंगिंग। उसको और भी कहते हैं हम सोशल नीड। अब उसको लगता है कि यार सब है मेरे पास, बट आई डोंट हैव गुड फ्रेंड्स, फैमिली। आई नीड लव, अफेक्शन, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, फ्रेंडशिप। तो जब उसकी ये वाली नीड पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद उसके पास फोर्थ नीड आती है। बिकॉज ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स एंड वी हैव एंडलेस नीड्स। जब हमारी लव एंड बिलोंगिंग की नीड पूरी हो जाती है, वी गो फॉर एस्टीम। अब एस्टीम दो टाइप की नीड्स बोली थी अब्राहम मैस्लो ने। एक तो सेल्फ एस्टीम, आपकी खुद की एस्टीम, कि आपके पास अपना स्टेटस हो, रिकग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो, फ्रीडम हो, आप जो चाहे कर सके। और एक होती है दूसरों की एस्टीम, एस्टीम ऑफ अदर्स। एस्टीम ऑफ अदर्स पहले आएगा, क्योंकि पहले आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने बारे में भी सोचना है, अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचना है। जब ये भी उसकी हो जाती है, तो सबसे ऊपर जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का एक एग्जाम्पल दिया जाता है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का जो मेन एम था, इवन ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, he wanted liberation of our country, wanted freedom of India। ठीक है, तो वो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी। इस नीड के बाद इंसान की और कोई नीड नहीं रह जाती है। सो दिस इज द डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, विच इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये फाइव नीड्स हैं। पहले साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एंड एस्टीम ऑफ अदर्स, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिट में अगर आप बात करते हैं, तो दो फैक्टर्स होते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बिकॉज ये मोटिवेशन इतना इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है कि मैं आपको हर थ्योरी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगी, ताकि यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं। आप कहीं भी अगर अपने आप पे लागू करो, तो एक होता है, आप कहीं भी काम कर रहे हो, एक होता है हाइजीन फैक्टर, और एक होता है मोटिवेटिंग फैक्टर। उसे हम मोटिवेटर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल रही है, ठीक है, एक रिलेशंस अच्छे मिल रहे हैं, अपने कोवर्कर के साथ पॉलिसीज अच्छी हैं, रूल्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, सैलरी अच्छी मिल रही है, वर्किंग एनवायरनमेंट सब अच्छा मिल रहा है। तो मैं क्या होंगी, सोचू तो मैं क्या सोचूंगी, मैं होंगी खुश, आई विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
अचीवमेंट होगा, रिकॉग्निशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वर्क इटसेल्फ होगा और पर्सनल ग्रोथ होगी, तब भी मैं सेटिस्फाई होंगी। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाइजीन फैक्टर्स को डिससेटिस्फायर बोला जाता है। क्यों? अगर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे तो लोग डिससेटिस्फाई होंगे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हो, बट अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, पॉलिसीज एंड रूल्स मिल रहे हैं, तो आप उसका मतलब, ये कहने का मतलब है इस थ्योरी का कि अगर सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पॉलिसी एंड रूल्स, तो ये हमें ये इनबिल्ड है। जैसे फोन में कुछ इनबिल्ड फीचर्स होते हैं, ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स है जो कि इनबिल्ड फीचर है। वर्किंग कंडीशन हो गया, को वर्कर रिलेशन हो गया, जॉब इटसेल्फ हो गया, तो ये सब हाइजीन फैक्टर्स हैं जो कि अगर ये इनबिल्ट है, तो अगर कोई चीज आपको इनबिल्ट मिल रही है और अगर वो ना मिले तो आपको डिससेटिस्फाई करेगी। अगर मुझे पता है कि मुझे सैलरी इतनी मिलनी है, तो मुझे पहले से दिमाग में है कि आई विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ सैलरी, बट अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे, क्योंकि हर कंपनी में ये चीज तो आपको मिलेगी, बट हर कंपनी में मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं है अचीवमेंट मिले, रिकॉग्निशन मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, अथॉरिटी मिले, पर्सनल ग्रोथ मिले, ये सब आपको जरूरी नहीं है मिले। तो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको जो मेन चीजें हैं हाइजीन वो मिल गई है। लेकिन अगर ये मिलेगा तो ये हो जाएगा सेटिस्फायर। तो ये जो मोटिवेटर्स को आप कैसे याद रखोगे, ये है, ये ऐसी चीज है, ये एक चेरी है, चेरी ऑन द केक। क्या? क्योंकि अगर ये आपको अगर मिल जाएगी तो आप सेटिस्फाई होगे, नहीं मिलेगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाइजीन फैक्टर क्या है? ये एक तरीके का ऐसा फैक्टर है कि अगर आपको मिल जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे। ठीक है? जैसे अगर आपको खाना मिल रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको खाना मिलेगा तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे। तो ये हाइजीन फैक्टर क्या है? रोज के खाने की तरह है जो आपको मिलेगा। लेकिन खाने में कुछ एक्साइटिंग मिल गया, बहुत अच्छा सा कुछ मेन्यू है, अगर आपको मिल गया तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर आपको वो रोज नहीं मिलता तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उसी की तरह है बिल्कुल। अब नेक्स्ट है मैकलेंस की थ्योरी ऑफ नीड्स। इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ नीड्स बताई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अचीवमेंट चाहिए। जैसे मैं अगर कोई भी जॉब कर रही हूँ और मुझे अगर अच्छा से आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम नॉट गेटिंग द अचीवमेंट्स, जो भी मुझे उसके बदले कुछ भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, या फिर कोई भी न्यू बोनस मिलना चाहिए, या फिर कोई भी सैलरी हाइक होना चाहिए, अगर वो अचीवमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो मैं मोटिवेटेड नहीं होंगी। तो अगर आपको अचीवमेंट कम मिलेगा तो आपका मोटिवेशन लेवल भी कम होगा। सीधे सीधे बात है। दूसरी चीज, नीड फॉर एफिलिएशन। अगर मुझे अच्छे रिलेशंस नहीं मिलेंगे, फॉर्मल एंड फॉर्मल, मेरे सुपरवाइजर्स, मेरे कलीग्स, ये सब अच्छे नहीं होंगे, और दे आर नॉट सपोर्टिंग मी एंड दे नॉट हेल्पिंग मी आउट, सो मेरा जो मोटिवेशन है फिर कम होगा। तो आपको एफिलिएशन भी, मतलब जो जो आपका रिलेशन है, जो बिलोंगिंगनेस है, वो आपका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, अगर आपको चाहिए हाई मोटिवेशन। इसलिए हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स की हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में। नीड फॉर पावर। अगर सबसे ऊपर आता है पावर। अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, वांट पावर, पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक रिस्क, पावर टू delegate the authority and many other powers that come under the organizational context। अगर वो पावर में एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो भी मैं मोटिवेटेड नहीं होंगी। अगर आप किसी किसी भी अपने लोअर अथॉरिटी से काम कराना चाहते हो तो यू नीड टू हैव दैट पावर, और पावर नहीं होगी तो मोटिवेशन नहीं होगा काम करने का। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम ने मोटिवेशन का जो फॉर्मूला बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे का मोटिवेशन एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इनटू बैलेंस पे डिपेंडेंट होता है, वो मोटिवेशन बनाता है। तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी लिखना है कि ये क्या होता है। सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी ये होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ज्यादा एफर्ट्स डालेगा, अच्छा काम करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? हाई। ये हो गया एक्सपेक्टेंसी। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपके एफर्ट ज्यादा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो योर परफॉर्मेंस विल बी हाई। ऑन द अदर हैंड, इफ दूसरी चीज है इंस्ट्रूमेंटालिटी। अगर परफॉर्मेंस हाई होती है तो व्रूम ने कहा उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड ज्यादा दो।
अब एम्प्लॉयज ने कहा कि उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिला, लेकिन किसी के लिए मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ एम्प्लॉयज को लगता है कि हमें दो टाइप के आपको मोटिवेशन फैक्टर्स मिल सकते हैं, एक तो होता है मॉनेटरी और एक होता है नॉन मॉनेटरी। मैं इसको एनएम लिखती हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें रिवॉर्ड से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें और भी जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल थिंग्स होती हैं वो चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, हमें सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, एक अच्छा सिस्टम हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो। तो जो लोग ये कहते हैं रिवॉर्ड से इतना हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी क्या होती है, वैलेंसी जो होती है, वैलेंस एक फैक्टर है, वो क्या होगी, कम। और जिनको रिवॉर्ड से फर्क पड़ता है उनकी वैलेंसी होगी ज्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए है एम्प्लॉय और वो ये कह रहा है कि उसके एफर्ट्स भी अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंटालिटी भी अच्छी है और उसको रिवॉर्ड से भी मतलब है, तो उसका मोटिवेशन क्या होगा, हाई। ऑन द अदर हैंड वो एम्प्लॉयज जिनके एफर्ट्स भी अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंटालिटी भी अच्छी है, बट उसको रिवॉर्ड से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स चाहिए, उसका मोटिवेशन इसके मुकाबले होगा तो बट कम होगा थोड़ा, बी ए के मुकाबले बी का मोटिवेशन कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी और बैलेंस से मोटिवेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैकग्रॉगर की लास्ट थ्योरी मोटिवेशन, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज है। इफ यू नो मोर ऑफ दीज थ्योरीज देन प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट ये जो 6-7 थ्योरीज मैंने बताई हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। और ये आती है थ्योरी, एक है एक्स और एक होती है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स को माना गया है क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, ऑर्थोडॉक्स टाइप। उसमें ये बोला गया है कि हमारे जो सुपीरियर होते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं, उनका रिप्रेसिव स्टाइल होता है लीडरशिप का, वो कंट्रोल में बिलीव करते हैं, एम्प्लॉयज का कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, और एक डिप्रेस कल्चर में अपने एम्प्लॉयज को काम कराना चाहते हैं। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। बट तो ये क्या होगा, ये वाली थ्योरी नहीं चल सकती, मोटिवेशन की थ्योरी नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मोटिवेशन एम्प्लॉयज का क्या होगा, कम। मोटिवेशन एम्प्लॉयज का कब बढ़ेगा, जब उनको थ्योरी वाई अप्लाई की जाएगी। उसमें क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी दो, उन्हें एम्पावर करो, थोड़ा ल्यूसिड कंट्रोल होना चाहिए, अचीवमेंट दीजिए उनको, लिबरेशन दीजिए, उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इन पे ध्यान दीजिए, तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। So theory X is not used for motivation, but theory Y is used for motivation. इन्होंने दो थ्योरीज दी थी कंपैरिजन करने के लिए, और उन्होंने जब अपना मतलब स्टडी कंडक्ट करी, तो he found out, McGregor found out and his team members, that why theory Y leads to high motivation. Thank you.